16वीं शताब्दी में यूरोप के लोग नई संपत्ति और नए व्यापारिक अवसरों की उम्मीद में समुद्र के रास्ते भारत की ओर बढ़ने लगे। शुरुआत में उन्होंने व्यापार को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया और फिर धीरे धीरे जमीन पर भी अधिकार कर लिया। 1800 के दशक तक ब्रिटेन ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर नियंत्रण कर लिया। भारत की संपदा का शोषण किया गया और उसे अपने साम्राज्य का मुकुट का हीरा बना लिया गया। लेकिन जब यूरोप भारत पहुंचा भी नहीं था, उससे बहुत पहले ही यहाँ हजारों वर्षों पुरानी सभ्यताएं और समृद्ध समाज मौजूद थे। ये राज्य अपनी शक्ति, संगठन और प्रभाव के लिए पूरी दुनिया में पहचाने जाते थे। मानव इतिहास के सबसे भव्य शहरों और स्मारकों से लेकर सबसे शांत संस्कृतियों तक यहाँ के विद्वानों ने संख्याओं और गणना की समझ को नई दिशा दी, आकाश में घूमते ग्रहों की चाल को समझने का प्रयास किया और जीवन, कर्म और सोच पर आधारित नई विचारधाराएं प्रस्तुत की। भारत ने प्राचीन काल, मध्यकाल और फिर आधुनिक युग का सामना किया। आज 1 अरब से अधिक की जनसंख्या और पड़ोसी देशों से बढ़ते तनाव के बीच में यह सवाल खड़ा होता है कि आने वाले समय में भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इस विशाल और विविध भूमि को जानने के लिए हमें इसकी कहानी की शुरुआत तक लौटना होगा। भारत में मानव जीवन की सबसे शुरुआती पहचान आदिवासी समुदायों से जुड़ी मानी जाती है। आदिवासी भारत के प्राचीन मूल निवासी थे, जो करीब 30,000 वर्षों से इस पूरे क्षेत्र में अपना जीवन बसाए हुए थे। ये लोग घुमंतु और अर्ध घुमंतु जीवन जीते थे। इन्होंने बहुत कम पुरातात्विक प्रमाण छोड़े और इनका इतिहास अधिकतर मौखिक परंपराओं के माध्यम से आज तक पहुंचा। इसके बाद भारत की पहली बड़ी स्थायी सभ्यता सामने आई, सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता ईसा पूर्व 4वीं सहस्राब्दी के अंत में सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। यह उन शुरुआती सभ्यताओं में शामिल थी जहां संगठित और योजनाबद्ध शहर बसे थे। हालांकि यह मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यताओं के समय की ही थी, इसके बावजूद आज भी इस सभ्यता के कई पहलू हमारी समझ से बाहर है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2000 वर्षों तक फली फूली। इसका स्वर्णकाल लगभग 2600 ईसा पूर्व माना जाता है। 1900 ईसा पूर्व के बाद इसका पतन शुरू हो गया। एक समय पर यहाँ लगभग 50 लाख लोग सैकड़ों शहरों और कस्बों में रहते थे। हडप्पा और मोहनजोदड़ो जैसी खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ पत्थर की इमारतें, साफ सुथरी योजना वाले शहर और उन्नत बुनियादी ढांचे मौजूद थे। यह सभ्यता मानसूनी कृषि पर निर्भर थी और इनके शहरों में नालियों की व्यवस्था तथा सार्वजनिक स्नानागार बने हुए थे। ऐसी सुविधाएं जो आने वाले 1000 वर्षों तक दुनिया के अन्य हिस्सों में देखने को नहीं मिली। व्यापार के प्रमाण मोहरों और अन्य वस्तुओं से मिलते हैं। नगरों की दीवारें प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती थीं, जो एक संगठित और विकसित व्यापारिक संस्कृति की ओर इशारा करती है। कब्रों से यह संकेत मिलता है कि ये लोग परलोक में विश्वास रखते थे और समाज में धन के आधार पर कुछ वर्ग विभाजन भी मौजूद था। लेकिन आज तक हम उनकी लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। इसी कारण उनकी सामाजिक और व्यक्तिगत जिंदगी का बड़ा हिस्सा रहस्य बना हुआ है। इतनी लंबी और विकसित सभ्यता होने के बाद भी आज हमारे पास वहां रहने वाले किसी व्यक्ति का स्पष्ट नाम दर्ज नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी एक घटना में नहीं हुआ। 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच यह धीरे धीरे समाप्त हो गई। मौसम और पर्यावरण में आए बड़े बदलाव को इसका प्रमुख कारण समझा जाता है। जलवायु ठंडी और शुष्क होती गई, मानसून कमजोर पड़ा और खेती कठिन हो गई। भूकंपों के कारण सिंधु नदी का मार्ग भी बदल गया, जिससे कई शहरों को पर्याप्त पानी मिलना बंद हो गया। हालांकि शहर उजड़ गए, लेकिन लोग समाप्त नहीं हुए। अधिकतर विद्वानों का मानना है कि ये लोग दक्षिण पूर्व की ओर बसने चले गए। एक विचार यह भी है कि द्रविड़ भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु और कन्नड़ इन्हीं लोगों से जुड़ी हो सकती हैं। इसके बाद भारत के इतिहास में एक नया समूह दिखाई देता है, वैदिक लोग। करीब 1500 ईसा पूर्व ये समुदाय मध्य एशिया से चलते हुए उत्तर पश्चिम भारत तक पहुंचे।
शुरुआत में ये घुमंतू थे, लेकिन समय के साथ गांवों में बसने लगे। 1200 ईसा पूर्व तक ये गंगा नदी पार कर मध्य और पूर्वी भारत तक फैल गए। इन्होंने घोड़े को पालतू बनाया और रथ युद्ध की परंपरा शुरू की। इनकी भाषा थी वैदिक संस्कृत। वेद भारत के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्होंने भारतीय दर्शन, कर्मकांड और आध्यात्मिक चिंतन की नींव रखी। समय के साथ वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था विकसित हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दक्षिण भारत में दक्कन के पठार पर जूरवे संस्कृति जैसी सभ्यताएं भी विकसित हुई, जिनके रहस्य आज भी पुरातत्वविदों के लिए पहेली बने हुए हैं। वैदिक काल लगभग 1000 वर्षों तक चला। 700 से 600 ईसा पूर्व के बाद फिर से शहर बनने लगे और जनपद तथा महाजनपद उभरकर सामने आए। कुल 16 महाजनपद थे, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। इसी दौर में दुनिया के 2 महान धर्मों का जन्म हुआ, जैन धर्म जिसे महावीर ने आगे बढ़ाया और बौद्ध धर्म जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की। अहिंसा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसी अवधारणाओं ने भारतीय इतिहास और सोच को गहराई से प्रभावित किया। मगध से ही आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हटाकर सत्ता संभाली और एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने सिकंदर के उत्तराधिकारियों को पराजित किया और 500 युद्ध हाथियों के बदले संधि की। मेगास्थनीज के वर्णन के अनुसार पाटलिपुत्र एक भव्य नगर था। ऊंची दीवारें, सैकड़ों मीनारें और विशाल द्वार। यहीं से एक संगठित और विशाल साम्राज्य का मजबूत आधार तैयार हुआ।